हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी चर्चा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगी जिसका नाम है मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका ये कारण है कि जो मोटिवेशन टॉपिक है इसका सीधा संबंध हमारी रियल लाइफ से है, हमारे जीवन से है और संपूर्ण जीवन तक है। मतलब जब तक हम बुढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक हमें मोटिवेशन हमारी जिंदगी में रहेगा। और दूसरी बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये मानना है कि समय समय पर हम कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज देखें, कुछ मोटिवेशनल बातें सुने तो हम मोटिवेट रहेंगे और पढ़ाई के प्रति हम मोटिवेट होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ेंगे और आईएएस बनेंगे, एसआई बनेंगे, पटवारी बनेंगे। और आपने देखा भी होगा कि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मैक्सिमम मोटिवेशनल बातों का भंडार भरा पड़ा है। और आप में से कई स्टूडेंट और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील चलाते हुए बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हो, बातें सुनते हो और मोटिवेट हो जाते हो। और आप मोटिवेट हो जाते हो, आप में जोश आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप पढ़ाई करने लगते हैं। मगर कुछ 3-4 घंटे बाद या कुछ 3-4 दिन बाद आप फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब आपको फिर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ गई। तो क्या ये वास्तविकता है, क्या ये सच है कि मोटिवेशन की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी? या फिर एक बंदा जो इन सब चीजों से दूर है, वो अकेला अपने गांव में रहकर 8 घंटे पढ़ाई करता है, या वो कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं देखता, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से ही मोटिवेटेड है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमें कितना मोटिवेशन चाहिए और कब चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, मोटिवेशन होता क्या है, आखिर मोटिवेशन क्या होता है? क्या हम किसी की रील या किसी की मोटिवेशनल स्टोरी देख लें वही मोटिवेशन है, या फिर सरकार ने आपके लिए एक सरकारी पोस्ट निकाली है जिसका नाम है पटवारी, आपके लिए सरकारी पोस्ट है पटवारी, जिसकी एग्जाम 15 मार्च से होगी, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन होगा आपकी लाइफ में? अभी फिलहाल नहीं। वास्तव में वो जो सरकारी पोस्ट है वही मोटिवेशन है। यदि उस पोस्ट की आपको भूख है, आपको उसकी भूख है, उसके लिए आप बेचैन हो, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपके लिए वो पोस्ट और वो एग्जाम की जो डेट है वही आपका मोटिवेशन है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मोटिवेशन। और सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन क्या होता है, और दूसरी बात, मोटिवेशन में मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेटर क्या होता है। देयर आर 3 फैक्टर, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। तो लिख देते हैं। सबसे पहले आपको 3 चीजों को समझना पड़ेगा तो आपको मोटिवेशन अच्छे से समझ में आएगा। एक लिख दिया मैंने उद्देश्य, उद्देश्य को मैं लिख सकता हूं लक्ष्य, और इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे मोटिव, मोटिव ये है। दूसरा मैंने लिख दिया, जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ये लिख दिया मैंने मोटिवेशन। और तीसरा होता है अभिप्रेरक, अभिप्रेरक, अभिप्रेरक को मैंने इंग्लिश में लिख दिया मोटिवेटर, मोटिवेटर भी लिख सकते हो, और अभिप्रेरक को हिंदी वाले उत्प्रेरक भी लिखा हुआ मिल सकता है। सबसे पहले आप इन 3 बातों को सीखिए तो आपको यह समझ में आएगा कि वास्तव में मोटिवेशन होता क्या है और ये आता कहां से है। बेटा, मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ भूख है, भूख, एक भूख है आपकी जिससे आपको बेचैनी होती है, और उस बेचैनी को दूर करने के लिए जब आप काम करते हैं तो हम कहेंगे कि आप मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। जैसे अब इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले उद्देश्य, मैंने नीचे से ऊपर लिख दिया है उद्देश्य। जैसा कि बता दें कि हम मैनेजमेंट में यूनिट नंबर 3 पर हैं, प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, और प्रारंभिक अवधारणाओं में प्लानिंग 1, ऑर्गेनाइजेशन 2 और स्टाफिंग 3 कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट हमारा डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसका नाम है मोटिवेशन, जिसका नाम है नेतृत्व यानी लीडरशिप, जिसका नाम है कम्युनिकेशन, इट मीन संप्रेषण या संचार, और चौथे का नाम है सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण। आपको चारों के बारे में आधा घंटे का समय देना है तो आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की। ये रहा आपका उद्देश्य, और इंग्लिश वाले आप क्या बोलेंगे इसको, मोटिव। मोटिव मतलब कि बंदा आखिर काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी कोई ना कोई भूख है, उसकी कोई ना कोई आवश्यकता है। तो जो उद्देश्य होता है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये आवश्यकताओं से जन्म होता है। आवश्यकताएं जो होती हैं हमारी, आवश्यकता, हमारी नीड्स जो होती हैं, आवश्यकताओं से इसका जन्म होता है। किसका जन्म होता है? उद्देश्य का। क्या लिखा मैंने? आवश्यकताओं से जन्म होता है। जैसे हमें पटवारी बनना है, हमारे लिए यही मोटिवेशन है कि पटवारी की एक वैकेंसी आई हुई है, मगर हमें पटवारी बनना है। सबसे पहले क्या ये हमारी आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हमारे पापा के पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है,
इसीलिए हमारी एक आवश्यकता है कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। ये हमारी नीड है, मोटिवेशन तो बाद में आएगा, पहले नीड आएगी। सबसे पहले नीड है, यही आवश्यकता है। और इसने क्या जन्म दे दिया? किसको? उद्देश्य को जन्म दे दिया। आवश्यकताओं से ही उद्देश्य का जन्म हो रहा है। मतलब एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, हमारी फैमिली सिक्योर होती है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि उद्देश्यों का जन्म किससे होता है? आवश्यकताओं से। और जो आवश्यकताएं होती हैं बेटा, ये आवश्यकताएं क्या एक्सटर्नल है? नहीं, ये सब मन की बातें हैं। मन की बात मतलब ये इंटरनल स्थिति है, ये आंतरिक स्थिति है। लिख देते हैं, जो उद्देश्य होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल। इंटरनल स्थिति होती है आपकी मनोस्थिति, मन की स्थिति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति एक्टिवा खरीदने के लिए जॉब पर जा रहा है कि मुझको एक्टिवा खरीदनी है, 80,000 की आ रही है, 1 लाख रुपए की आ रही, तो उसके लिए जो मोटिव है, उसका मोटिव क्या हो गया? उसका मोटिव एक्टिवा खरीदना हो गया। मगर किसी के पास पहले से बहुत पैसे हैं, तो बोल रहा है इस बार मुझको कैसे भी करके हेक्टर गाड़ी लेना, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेना, 35, 40, 50 लाख रुपए चाहिए। तो उसका मोटिवेशनल, उसका जो मोटिव है वो हेक्टर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है। और पैसे वाला होगा तो बोलेगा मुझको इस साल कैसे भी अच्छे से बिजनेस चलाना है और BMW खरीदनी है। तो भाई उसका मोटिव अलग है, तीनों के मोटिव। किसी का साइकिल हो सकता है, किसी का एक्टिवा हो सकता है। जैसा व्यक्ति का स्टेटस है, जैसा व्यक्ति है, वैसा उसका मोटिव होगा। मगर कोई ना कोई मोटिव है। सीधा सा कहने का मतलब कि यदि सड़क पर बहुत रईस व्यक्ति जा रहा है जिसके पास अरबों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, फिर भी वो ऑफिस पे जा रहा है सुबह 6 बजे उठ के, फिर भी वो काम कर रहा है, चाहे तो वो आराम कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है कि पूरी जिंदगी वो आराम से बैठकर खाएगा तो समाप्त नहीं होगा, उसकी 7 पुश्तें खाएंगी तो समाप्त नहीं होगा। मगर नहीं, उसका कोई ना कोई मोटिव है, इसलिए वो जा रहा है। चाहे वो रिलायंस के मालिक हो, मुकेश अंबानी हो, वो भी सुबह उठकर जा रहे हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है। तो सबका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। बस ये अलग है कि अलग अलग स्तर के लोगों का अलग अलग मोटिव होता है। तो जो मोटिव होता है वो आंतरिक स्थिति होती है, मन की स्थिति होती है, ठीक है ना। और जो आवश्यकता होती है, उन्हीं आवश्यकताओं से क्या होती है? बेचैनी होती है। बेचैनी, व्यक्ति बेचैन रहता है। बेचैन रहता है कि जब तक मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मेरे अंदर एक अलग सी बेचैनी है, एक अलग प्रकार की, हमें बेचैन रहता हूं, जब तक मैं पटवारी नहीं बन जाऊंगा तब तक आपके अंदर बेचैनी रहना चाहिए। और बेचैनी के लिए वो क्या करता है? बेचैनी को कम करने के लिए वो क्या करने लगता है? वो क्रिया करने लगता है, मतलब कार्य करने लगता है। जैसे आपके अंदर पटवारी बनने की यदि बेचैनी है तो बेचैनी को मैं बोल देता हूं ये भूख है, आपकी भूख। और मोटिवेशन कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी चीज आपको भूख होना चाहिए। यदि आपको पटवारी और IAS बनने की भूख है, तड़प है, बेचैनी है, तो फिर आपको कोई मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप सामान्य रूप से भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ सकते हो। तो ये जो उद्देश्य होता है, ये क्या होता है समझ गए होंगे। जिसको आप पाना चाहते हो, आप एक्टिवा पाना चाहते हो, एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, आप विधायक बनना चाहते हो, आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, आपका कुछ भी मोटिव हो सकता है। तो ये जो मोटिव होता है ये आवश्यकताओं से जन्म होता है, आवश्यकताओं से इसका जन्म होता है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो लगी उसको भूख, और भूख लगेगी तो क्या करेगा? 12, 1, 2 बज गए, उसको खाना नहीं मिला, नाश्ता भी नहीं किया, उसके पास 50 रुपए हैं, दौड़ लगा के जाएगा होटल में और 50 रुपए का कुछ खा के आएगा। क्या आप वहां पर उसको मोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, उसको भूख लगी है तो वो खाना खाएगा। और ये भूख आई कहां से? ये आई आवश्यकताओं से। आवश्यकताओं से मतलब उसके शरीर को भोजन की आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर को किसकी आवश्यकता है? भोजन की। तो भोजन की आवश्यकता थी, भोजन की जो आवश्यकता थी उससे क्या बनी? उसकी भूख। और भूख ने उसको बेचैन किया, भूख ने बेचैन किया तो वो कहां पहुंचा? होटल। होटल में जाके खाना खाया, मतलब उसने क्रिया की, घर से गया, होटल गया, वहां जाके बैठा, वहां पर खाना खाया, उसकी बेचैनी समाप्त हो गई। और जब बेचैनी समाप्त हो गई तो फिर उसके बाद वो और खाना नहीं खा सकता, क्योंकि जिसके लिए वो मोटिवेट था, जिसके लिए वो बेचैन था, वो बेचैनी उसकी कंप्लीट हो गई। सेम कंडीशन, हम भी यदि कोई काम कर रहे हैं, हम यदि पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, हम उसके लिए बेचैन हैं, तो जिस दिन हम पटवारी बन जाएंगे उसके बाद अगले साल हम फिर से पटवारी का फॉर्म नहीं डालेंगे, फिर हम PSC का फॉर्म डालेंगे, हमको DSP बनना रहेगा। क्योंकि जो हमारी आवश्यकता है वो समय के अनुसार चेंज हो जाएगी। जब हमारे पास एक्टिवा आ जाएगी तो हमें अल्टो खरीदना पड़ेगी, अल्टो आ जाएगी तो हम स्कॉर्पियो को सोचने लगेंगे, स्कॉर्पियो आएगी तो हम BMW का सोचेंगे, और भगवान ने BMW भी आपको दे दी तो आप बोलेंगे खुद का हेलीकॉप्टर नहीं होगा जब तक कोई मजा नहीं आएगा। यार जीवन में जब तक अपना खुद का हेलीकॉप्टर नहीं होगा तब तक कोई मजा नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये भूख है एक प्रकार की, यही आपका मोटिव है। दूसरी बात, दूसरा शब्द कौन सा है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा तो पूरी प्रक्रिया है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वो क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेरित होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? ये जो उद्देश्य था उसका, एक्टिवा खरीदना, पटवारी बनना, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका मोटिव है, उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है।
जाता है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने मोटिव्स को पाने के लिए क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है या प्रेरित किया जाता है। ये हो गया दूसरा। ये तो एक प्रक्रिया है और ये उसका मूल कारण है जिसके लिए वो कर रहा है, उसको गाड़ी खरीदना है, पटवारी बनना है। तीसरा मोटिवेटर। मोटिवेटर मतलब किस चीज से आप मोटिवेट होंगे, तो ये तीसरा आ गया मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या होता है, अभिप्रेरक मतलब जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिस टेक्निक का यूज आपको अट्रैक्ट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है, वही मोटिवेटर। तो लिख देता हूं जिस तकनीक का प्रयोग, जिस तकनीक का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, प्रयोग अभिप्रेरणा में करते हैं। मोटिवेशन में जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, अभिप्रेरणा में करते हैं, उसे ही मोटिवेटर। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कर्मचारी काम पे क्यों जाता है, एक कर्मचारी काम पे इसलिए जाता है क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। उसका मोटिव क्या है, अपना घर चलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको एजुकेशन देना। तो उसके लिए यहाँ पर मोटिवेटर क्या बनेगा, वो काम पे जा रहा है क्योंकि सैलरी मिल रही है उसको। तो सैलरी मतलब जो आपको तनख्वाह मिलेगी, वही आप एक कर्मचारी का मोटिवेटर है, वो तनख्वाह है। तनख्वाह के अलावा उसको पेंशन भी मिलेगी। पेंशन में जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड मिलेगा उसको। उसके बाद उसको मालूम है कि मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो 5-7 साल बाद में प्रमोट हो जाऊंगा, मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा, 10 साल बाद में टीआई बन जाऊंगा। तो पदोन्नति मतलब प्रमोशन। ये सब क्या है, ये सब एक कर्मचारी के लिए मोटिवेटर है, मतलब मोटिवेशन के फैक्टर हैं। मगर एक बड़े व्यक्ति के लिए जिसके पास रोटी कपड़ा मकान है, बहुत पैसा है, उसके लिए मोटिवेशन क्या है, उसके लिए ये भी हो सकता है मान सम्मान मतलब रिस्पेक्ट। अब आप किसी बड़े व्यक्ति को देखेंगे तो वो कोई पैसों के लिए नहीं जा रहा, वो तो सिर्फ इज्जत के लिए जा रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पर गेस्ट हूं, मेरा वहां पर सम्मान होगा, स्टेज पे बैठूंगा, लोग मुझको सुनेंगे, माइक में बोलूंगा, ये रिस्पेक्ट है। कई लोग रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं। अभी आपको आगे चल के अब्राहम मैस्लो का मॉडल पढ़ना है, वो बताएंगे कि आप कब कैसे नीड आती है और नीड बदलती जाती है, और आपकी पूरी जिंदगी में 5 प्रकार की नीड आती है। जब तक आप बुढ़ापा नहीं आ जाएगा, जब तक 5 प्रकार की नीड्स है जिनके लिए आप कोई ना कोई काम करते ही जाओगे। तो लिख देते हैं, ये मान सम्मान भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, ये पहचान भी हो सकता है, आइडेंटिटी की मेरी पहचान क्या होना चाहिए, मैं फलाना अध्यक्ष हूं, फलानी कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं, ये सब कुछ भी मोटिवेटर हो सकता है। मतलब मोटिवेटर फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। आगे चल के अपने को चैप्टर पढ़ना है फाइनेंशियल प्रलोभन और नॉन फाइनेंशियल प्रलोभन, तो आपको समझ में आ गया वो 3 चीजें होती हैं। मोटिवेशन में वास्तव में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो होता है मोटिव, एक होता है फैक्टर। मोटिव मतलब आप क्यों कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हमें पटवारी बनना है। मोटिवेशन फैक्टर मतलब आपको मोटिवेट किसने किया, अरे वो जो फॉर्म आया ना उसने ही तो हमको मोटिवेट किया, उसके पहले कौन पढ़ रहा था, फॉर्म आने के पहले आप नहीं पढ़ रहे थे, जैसे ही फॉर्म आया आप पढ़ने लगे, मैनेजमेंट भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। यदि पटवारी में मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या कोई मैनेजमेंट आप में से पढ़ रहा होता, नहीं, क्योंकि आपको मजबूरी नहीं थी। तो यहां पर मैनेजमेंट जो पटवारी की वैकेंसी आई है, यही आपका क्या बन गया है, मोटिवेटर बन गया है। जो वैकेंसी आया, फॉर्म भरा, वही आपका मोटिवेटर है। और मोटिव क्या है, मोटिव है सर हमको क्या करना है, हमको पटवारी बनना है। और जब मोटिवेटर के द्वारा व्यक्ति का मोटिव प्राप्त कराने का प्रयास किया जाए तो उसी को क्या बोल देते हैं, मोटिवेशन बोल देते हैं। ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शन। और इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा यदि कोई पूछे क्या है तो आप मन से बना के लिख देंगे, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करना, प्रेरित मतलब उसको मोटिवेट करना, उसको अट्रैक्ट करना, क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि मोटिवेशन जो होता है प्रक्रिया, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो शुरू करते हैं मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। देखते हैं मोटिवेशन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसमें ज्यादा नहीं, केवल 4 पॉइंट आपको याद रखना है, एकदम सिंपल। सबसे पहला आंतरिक अनुभव, लिख सकते हैं आप आंतरिक अनुभव। आंतरिक को इंग्लिश में क्या बोलेगा, इनर अनुभव यानी एक्सपीरियंस। तो लिख देते हैं इनर एक्सपीरियंस। ये क्या होता है आंतरिक अनुभव, पहले ही बता दिया आपको कि जो मोटिवेशनल जो प्रोसेस है ये वास्तव में इसका संबंध इंटरनल है, मतलब आपके मन की स्थिति है। क्योंकि आपकी इच्छा क्या है, आपके मन में आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, ये जितनी भी बातें मैंने बोली, इच्छा, आकांक्षा, नीड, ये सब इंटरनल बातें हैं, ये एक्सटर्नल नहीं है। तो लिख देते हैं कि ये जो मोटिवेशन है ये एक आंतरिक अनुभव है, इनर एक्सपीरियंस है। क्योंकि इसमें जो बातें होती हैं वो इच्छा की होती है, मेरी इच्छा है कि मैं पटवारी बन जाऊं, आकांक्षा है मेरी आवश्यकता है एक नौकरी, आवश्यकता, ये जितनी भी बातें हैं ये सब कैसी हैं, ये सब आंतरिक बातें हैं। इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, आंतरिक एक्सपीरियंस बोला जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये जो मोटिवेशन है ये क्या करता है, ये आपके बिहेवियर को बदल देता है और आपके बिहेवियर को लक्ष्य निर्धारित कर देता है, मतलब गोल बेस्ड बिहेवियर। तो आप लिख देते हैं ये क्या करता है, ये लक्ष्य
लक्ष्य आधारित व्यवहार, आपका जो व्यवहार है बेटा, बिहेवियर, वो आपका व्यवहार कैसा हो जाता है, हमारा और आपका व्यवहार लक्ष्य आधारित हो जाता है। इंग्लिश में गोल बेस्ड बिहेवियर को जन्म देती है। मोटिवेशन जो होता है क्या करता है, गोल बेस्ड, लिख दिया, गोल बेस्ड बिहेवियर को जन्म देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि जब तक पटवारी के फॉर्म नहीं आए थे तब तक आपका व्यवहार कुछ तो भी था। कभी आप पढ़ते थे, कभी पढ़ाई छोड़ देते थे, 3 दिन तक आप घूमते रहते थे, मगर जिस दिन से वैकेंसी आई आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर, वो चेंज हो गया। वो कैसा हो गया, लक्ष्य ओरिएंटेड हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया कि अरे यार 15 तारीख को एग्जाम है, अरे जाऊँ यार पढ़ना है, सुबह शाम आपको एक ही चीज़, ये पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। तो आपका जो व्यवहार है वो कैसा हो गया, लक्ष्य आधारित व्यवहार हो गया, वरना आपका व्यवहार इधर उधर भटक रहा था। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो मोटिवेशन होता है ये गोल बेस्ड बिहेवियर को जन्म देता है। सीधी सी बात करें कि हमारी कंपनी में एक कर्मचारी है जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आ रहा, क्यों मालूम, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे को 7 साल हो गए इस कंपनी में और अभी तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मतलब मेरे से, या मैं ऑनर हूँ, मैनेजमेंट हूँ, मुझसे वो चाहता है कि आपने मुझको प्रमोट नहीं किया। यदि मैं उसको ऐसे समय पे प्रमोशन दे दूं, यदि उसकी प्रमोशन की इच्छा है, प्रमोशन में वो रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, और मैं उसको प्रमोशन दे दूं, तो ये बात पक्की है कि उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो मोटिव है उस समय, उसका मोटिव सैलरी नहीं है, उसका मोटिव क्या है, प्रमोशन। यदि प्रमोशन मिलेगा तो उसका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसीलिए वो क्या बोलता है कि जो मोटिवेशन है वो व्यक्ति के व्यवहार को कैसा कर देता है, लक्ष्य निर्धारित कर देता है या लक्ष्य आधारित कर देता है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन नकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक मैक्सिमम मामलों में ये सकारात्मक ही होता है, मगर कई बार नकारात्मक मोटिवेशन भी काम करता है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव क्या होता है, आपको आपकी कंपनी बोनस दे रही है, आपको लास्ट में पटवारी के बाद पेंशन मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी समय पे, बोनस मिलेगा, पेंशन मिलेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका नाम चलेगा पटवारी साहब, मतलब आपके पद की प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका स्टेटस बनेगा। तो ये सब पॉजिटिव है, ये सब क्या है, पॉजिटिव। मगर यदि नेगेटिव हो, जैसे स्कूल में हमको नेगेटिव मोटिवेशन मिलता था कि कल 17 का पहाड़ा याद करके नहीं आया तो 20 स्केल पड़ेगी, और आप ऐसे ऐसे करके स्केल खाते थे 1 2, तो भाई वो नेगेटिव मोटिवेशन था, उसमें आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जब भी कोई डर हो, कोई सजा हो, कोई पनिशमेंट हो, तो उसको आप नेगेटिव मोटिवेशन में रखेंगे। तो इसके लिए तो सारा पॉजिटिव आपको याद है, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंसेस हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, XYZ, जो भी पॉजिटिव चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ आप लिख लेंगे कि यदि कोई सजा की वजह से कोई काम कर रहे हो कि यदि ऐसा नहीं करूंगा तो सजा मिल जाएगी, या दंड लिख दे, पनिशमेंट को दंड या सजा एक ही बात है। या फिर किसी की सैलरी रोक दो, वेतन की वृद्धि, वेतन जो बार बार समय समय पर सैलरी बढ़ती है उसको रोक दिया जाए, रोकने का डर, मतलब मैनेजर ने क्या बोला है कि यदि इस महीने आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो हम आपकी सैलरी की जो ग्रोथ होती है 6 महीने में वो रोक देंगे। और इधर पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव में सैलरी ग्रोथ ली जाती है, मतलब वेतन की वृद्धि, वेतन की वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव, और वेतन वृद्धि को रोका जा रहा है तो वो नेगेटिव। तो 3 बातें हैं, एक तो इनर है, इनर एक्सपीरियंस है, दूसरा हमारा जो व्यवहार है वो लक्ष्य गोल बेस्ड हो जाता है, और तीसरा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। चौथे की बात, सीधी सी बात है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसको याद रखना। ये कैसी प्रक्रिया है, जटिल। जटिल का मतलब आपको मालूम है, कठिन, और कॉम्प्लिकेटेड लिखेंगे इंग्लिश में। ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों है बेटा, क्योंकि कोई व्यक्ति कब मोटिवेट होगा और कोई व्यक्ति किससे मोटिवेट होगा हमें नहीं पता, हम कैसे अध्ययन करें, क्यों, क्योंकि ये अंदर की बात है, सबके मन की बात है। कोई चाहता है कि समय पे सैलरी मिलेगी तो मैं अच्छा काम करूंगा, कोई बोलता है भले सैलरी समय पे नहीं मिले 4 दिन लेट चलेगा बट बीच में ब्रेक मिलना चाहिए, कोई चाहता है नहीं मेरे को तो सब कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को दूसरे मेरे दोस्तों के साथ काम करना। किसी के ऊपर सोशल इफेक्ट है, किसी के ऊपर इकोनॉमिकल इफेक्ट है, मतलब हर व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए मोटिवेटर अलग अलग होता है। कोई सैलरी से खुश हो रहा है, कोई प्रमोशन से खुश हो रहा है, कोई उसको इज्जत दे दो, सिर्फ इज्जत दे रहे सर आप आज से बड़ी पोस्ट पे, तो वो उसमें खुश हो रहा है कि मुझे कोई सैलरी से मतलब नहीं है, मुझे इज्जत दो, मान सम्मान दो, मेरी रिस्पेक्ट हो। इंदौर में, MP में, इंडिया में लोग मुझे जाने कि मैं कोई टीचर हूं या मैं कोई वक्ता हूं। तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो मानव की इच्छाएं होती हैं, मानव की इच्छाएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो अच्छी भाषा में लिख दूं कि जो मानव की अपेक्षाएं होती हैं, मानव की जो अपेक्षा मतलब इच्छाएं, अपेक्षाएं जो होती हैं
अपेक्षाओं में क्या होता है, अपेक्षाओं में विविधता होती है। विविधता आप पढ़ते हो, जलवायु, बायोडाइवर्सिटी, ये वही है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब हर मानव की अलग अलग अपेक्षा होती है। इसलिए मोटिवेशन को समझना एक कठिन कार्य है, एक कॉम्प्लिकेटेड है कि कौन सा बंदा, जैसे यदि किसी बंदे को मैंने 100 रुपए दे दिए ज़्यादा काम करने के, तो वो मोटिवेट हो गया। मैंने सोचा यही काम मैं इस पर अपनाऊं, तो मैंने दूसरे को 100 रुपए दिए, तो बोले नहीं यार मुझको नहीं करना। मतलब उसको पैसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो बोल रहा है मुझको आज घर पे जाना है क्योंकि आज मेरे घर पे मेरी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उसको छुट्टी दे दी तो वो खुश हो गया, अगले दिन काम करा। मतलब ये पैसे से खुश हो रहा है, ये छुट्टी देने से हो रहा है, कोई प्रमोशन से। इसलिए क्या बोलते हैं कि मानव की जो अपेक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, इसीलिए उसको समझना मुश्किल है। सीधी बात बोले तो कोई एक चीज से कोई एक बंदा मोटिवेट हो जाए, इस बात की गारंटी नहीं है कि उसी तरीके से दूसरा भी मोटिवेट हो जाए। मतलब हर बंदे का मोटिवेशन का अलग अलग स्तर होता है, हर व्यक्ति अलग अलग उसका मोटिव होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अलग अलग टेक्निक से मोटिवेशन मिलता है। ये 4 चीजें आपने पढ़ ली, ये थी मोटिवेशन की विशेषता है। अब 5 पॉइंट देख लीजिए, मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो देखते हैं मोटिवेशन का महत्व। तो देखते हैं मोटिवेशन का महत्व क्या है। सबसे पहला सिंपल सा लिखना है, कार्य निष्पादन में बढ़ोतरी होती है। ये आपको कब से ही पढ़ा रहे हैं। कार्य निष्पादन मतलब वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस में क्या होगी, में बढ़ोतरी होती है। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो व्यक्ति मोटिवेट होगा ना वो बहुत अच्छा काम करेगा, अपना 100% देगा, और जो डीमोटिवेट रहेगा वो उसका काम में मन ही नहीं लगेगा, तो काम करेगा कहाँ से, परफॉर्मेंस आएगा कहाँ से। तो कार्य का निष्पादन में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी, मतलब इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, यदि आपकी संस्था में आपके कर्मचारी मोटिवेटेड हैं तो वो आपकी संस्था को छोड़कर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि संस्था को छोड़कर जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में ये प्रॉब्लम आती है कि चाहे जब मजदूर छोड़कर चले जाते हैं तो फिर उनको नए मजदूर बुलाना, नई वैकेंसी निकालना, नया भर्ती, नया विज्ञापन, नया सिलेक्शन, नई ट्रेनिंग, बहुत सारा खर्चा आता है। इसलिए जो संस्था को छोड़कर जाते हैं, लिख देते हैं, संस्था छोड़कर जाने वालों की संख्या कम होती है। संस्था छोड़ने की दर, छोड़ने की दर, दर मतलब रेट, संस्था छोड़ने की जो रेट होती है, वो दर होती है, वो कम हो जाती है। दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोग संस्था नहीं छोड़ते क्योंकि उस संस्था में प्रॉपर उनको मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके के माध्यम से उनको मोटिवेट रखा जाता है। तीसरी बात, यदि वो संस्था नहीं छोड़ते तो वो अनुपस्थित भी नहीं होते हैं, मतलब वो रेगुलर आते हैं। अनुपस्थिति की दर भी कम करता है, दर भी क्या करता है, कम करता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा वातावरण है, तो वो क्या करेगा, वो डेली काम पर आएगा। और यदि आपका एटमॉस्फेयर खराब है, मोटिवेशन ही उसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो धीरे धीरे छुट्टियां भी मारेगा, जिससे आपको लॉस होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रबंधकों की हेल्प करता है। कब, जब नए परिवर्तन को लागू करना हो। इसको समझ लीजिए, जब नए परिवर्तन यानी चेंजेस आते हैं उनको लागू करना हो, नए परिवर्तन को लागू करने में किसकी सहायता करता है, मैनेजर की, प्रबंधकों की सहायता करता है। बड़ा सा हो गया है, जरा इसको समझा देते हैं, देख लीजिए क्या करता है। अब आपको मालूम है एटमॉस्फेयर चेंज होता है, हमारी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होती है। तो किसी भी संस्था में जब कोई बाहर कोई चेंज आएगा तो हमको भी चेंज करना पड़ेगा। और जब भी हमारी फैक्ट्री में या हमारी इंस्टीट्यूट में हम कुछ चेंज करते हैं तो जो पुराने लोग होते हैं ना, वो उनका व्यवहार होता है कि वो चेंज को क्या करते हैं, चेंज को नकारते हैं। बोलते हैं अरे यार ये काय का नया चेंज, अच्छा भला हमारा चल रहा था। मान लो कोई मशीन पे काम चल रहा है और कोई नई मशीन आएगी, तो मैं काम करता हूँ, मेरा उस पर हाथ जमा हुआ है। अब आप बोल रहे हैं सुनील सर नई मशीन आ गई, कल से आप इस पर काम करेंगे, तो मैं उसका विरोध करूंगा। अरे यार ये नई मशीन कहाँ है, कि चलाना भी नहीं आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मतलब नई चीजों को इंसान एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी से, क्योंकि वो जो पुरानी चीजों में रहता है, पुरानी मशीनरी में, पुरानी कार्य स्थिति में, वो उसके लिए सुटेबल होती है, इसलिए वो नए का विरोध करता है। मगर मोटिवेट रहेगा, यदि उसके अंदर मोटिवेशन है, तो वो क्या करेगा, नए को आराम से एक्सेप्ट कर लेगा और उसको विरोध नहीं करेगा। नए परिवर्तन लिखे या नई चुनौती लिखे, चैलेंजेस को, नए चैलेंजेस को जब स्वीकार करना होता है, तो यदि आपका कर्मचारी मोटिवेट होगा तो किसको हेल्प मिलेगी, मैनेजर्स को हेल्प मिलेगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं जब भी वो नए चेंजेस लेकर आते हैं, तो यदि उनका कर्मचारी मोटिवेटेड है तो उनको वो चेंजेस आराम से हजम हो जाते हैं और वो लोग उसको बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हैं। और 5वां पॉइंट बड़ा अच्छा है। 5वां पॉइंट बोलता है दुनिया का हर व्यक्ति आलसी है। दुनिया का हर व्यक्ति आलसी है, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, हर व्यक्ति चाहता नहीं है काम करना, कोई भी काम करना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि सोऊं, सुबह जूस मिल जाए, खाना खाऊं, जिम जाऊं, गाड़ी हो, बंगला हो और कुछ भी नहीं करना पड़े। वाह, इतना अच्छा जीवन सब चाहते हैं, मगर होता नहीं है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि मनुष्य जो होता है वो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब उसकी काम करने की इच्छा नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से, भाड़ में जाए कंपनी। मगर फिर वो एक्टिव कैसे होगा, आपको मालूम है, क्योंकि उसको मोटिव है, उसको कार खरीदनी है, मकान बनाना है, तो मजबूरन उसको
काम पर जाना पड़ता है। तो मोटिवेशन ही वो चीज है जो इनएक्टिव बंदे को एक्टिव कर रही है, निष्क्रिय को सक्रिय बना रही है। क्या कर रही है? निष्क्रिय को सक्रिय बना रही है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति निष्क्रिय माना जाता है, वो आराम करना पसंद करना है, काम का सब लोग विरोध करते हैं, सब लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने से बचते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ही मत, अपने ऊपर बात आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे निष्क्रियता को, निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव है ना, जो एक्टिव नहीं रहता। निष्क्रिय और नकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक जो आपकी दृष्टि है, अप्रोच है, दृष्टि, और तटस्थ, तटस्थ मतलब न्यूट्रल, लिख देता हूं न्यूट्रल, और नेगेटिव, नेगेटिव और जो इनएक्टिव है, इन तीनों को काय में कन्वर्ट करना है, इनको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव, नकारात्मक व्यवहार को हम किस में बदल देंगे? सकारात्मक में बदलेंगे, सकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि, दृष्टि मतलब आपकी सोच, अप्रोच, जो अप्रोच होती है, लिख देते हैं दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में कौन बदलेगा? जो मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन से हम नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिव अप्रोच में बदल देते हैं, दृष्टिकोण में बदल जाता है। या फिर हम बोलें कि निष्क्रिय जो सोच है वो क्या बन जाती है? सक्रिय, सक्रिय सोच बन जाती है। मतलब कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर होता है जिसकी वजह से एक आलसी, एक नकारात्मक व्यक्ति भी सकारात्मक हो जाता है और वो काम या अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा 100% देना शुरू कर देता है। तो ये थी अभिप्रेरणा के 5 महत्व, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं करना, सिंपल सी बात है। मोटिवेट रहेंगे तो संस्था नहीं छोड़ेंगे, मोटिवेट रहेंगे तो प्रेजेंट रोज रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मोटिवेट रहेंगे तो नए चैलेंजेस को अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, और मोटिवेट रहेंगे तो नकारात्मक से क्या हो जाएंगे? सकारात्मक हो जाएंगे। मतलब ये बोल रहा है कि एक मनुष्य की जो सोच होती है वो नेगेटिव ही होती है, नेगेटिव अप्रोच किसके प्रति? किसके प्रति? काम के प्रति। कि अरे यार काम नहीं करना पड़े तो कितना अच्छा, आराम कर, अरे यार ये काम करना पड़ेगा, अरे सभी को काम करना खराब लगता है। आप ये मान ले, इस पॉइंट का यही मतलब है। अब हम बात करते हैं बहुत अच्छे मॉडल की। उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर अब्राहम मैस्लो। मिस्टर अब्राहम मैस्लो जो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक जोरदार मॉडल दिया है। उसमें उन्होंने 5 स्टेप बताई है। आपके, मेरे, दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के सबके जीवन में ये 5 स्टेप रहती है। तो जरा देखते हैं क्या बताते हैं वो। सबके लिए कॉमन बताते हैं कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति, मैंने आपको शुरू में बता दिया, मोटिवेशन का संबंध भूख से है और भूख का संबंध आवश्यकताओं से है। सीधी सी बात है, आपको इतना याद रखना है कि मोटिवेशन का संबंध भूख से है। यदि आपको पटवारी की भूख है, आपको बेचैनी है, तो आप पटवारी बन के ही रहोगे। कितना भी पढ़ते जाओगे, दिन में भी रात में भी, आपको कुछ भी नहीं होगा। बिना मोटिवेशन रील के, बिना मोटिवेशन स्टोरी के आप खुद पढ़ लोगे। तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भूख है, भूख, और भूख किससे आएगी? भूख आएगी आवश्यकताओं से। तो यही बात अब्राहम मैस्लो ने बोली। तो लास्ट में 10 मिनट में आपको समझाने जा रहे हैं अब्राहम मैस्लो का पद सोपान। लिख देते हैं, मैस्लो पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा मैस्लो का आवश्यकता पद सोपान, आवश्यकता पद सोपान क्या है भैया? ये देख लीजिए, पद सोपान को हायरार्की बोलते हैं इंग्लिश। ये मैं जो डायग्राम बनाता हूँ, ये 1 2 3 4 5, इसमें ही आप जाएंगे। ये आप पटवारी हैं, आपसे ऊपर नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है ऊपर कलेक्टर है। हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा पिरामिड जैसा होता है। इसी पिरामिड को पद सोपान बोलते हैं, ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं? पद सोपान। मगर जो मैस्लो ने पद सोपान बताया, ये किसका पद सोपान है? स्टार लगा देते हैं, आवश्यकताओं का। और मैस्लो क्या बोलता है? मैस्लो बोलता है, देखिए भाई, दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, 1, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। उसने क्या बताई हैं? 5 प्रकार की आवश्यकताएं। इसको आप अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में जल्दी आएंगी। सबसे पहले मैस्लो बोलता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले वो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी आवश्यकताएं? शारीरिक आवश्यकताएं। इसको पूछेगा कौन कौन सी 5 है, इंग्लिश में लिख लेंगे फिजिकल नीड्स। अब ये फिजिकल नीड क्या है भैया? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सबसे पहले, अच्छा क्या सबसे पहले आप क्या चाहते हो? सबसे पहले आप ये चाहते हो मैं पीएम बन जाऊं? नहीं, सबसे पहले यदि आप पैदा हुए हैं तो आप ये देखें, क्या मेरे पास खाने का है, मतलब भोजन की व्यवस्था, क्या पानी की व्यवस्था है, क्या मकान है रहने के लिए, या मुझको रोड पर सोना पड़ेगा, छत है मेरे ऊपर छत है, या मैं बारिश में रोड पे सोऊंगा बेघर जैसा। तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूवी आई थी, यही आपका बेसिक नीड है। हम सभी का बेसिक नीड होता है रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब इसमें भूख, प्यास, शरीर सब कुछ आता है। तो लिख देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और जितनी भी शारीरिक आवश्यकताएं, भले वो सेक्स हो, काम हो, सब इसी में आता है।
काम यानी सेक्स, ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं, ये पहली आवश्यकता है। हर व्यक्ति को शुरू में ये चाहिए, शुरू में उसको फिजिकल नीड्स होती, और ये फिजिकल नीड्स मैक्सिमम सैलरी से पूरी हो जाती है। हमारी एक अच्छी जॉब लग जाती है तो रोटी कपड़ा मकान, या फिर इसमें कुछ भी लिखा नींद, नींद मतलब सोना, सोना भी तो हमारी आवश्यकता है। यदि हम सोएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। तो रोटी हुई, कपड़ा हुआ, मकान हुआ, छत हुआ, ये सारा हमारा फिजिकल नीड्स है। और ये फिजिकल नीड्स हमारी किससे पूरी हो जाती है? आप बोलेंगे सर सैलरी से पूरी हो जाती है। मतलब सैलरी आपको मिल जाए, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, और यदि आपको 50,000 रुपये तनख्वाह मिल जाए तो आपके लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की हो जाएगी, एक आप फ्लैट या मकान भी ले लेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें। अब दूसरा क्या होता है, देखिए मैस्लो बोलते हैं कि जब किसी इंसान की एक आवश्यकता पूरी हो जाए तो फिर ये वाली आवश्यकता उसको मोटिवेट नहीं करती। जैसे मेरा खुद का मकान है, मैंने मकान बना लिया, मेरा 4 मंजिल मकान है, मेरी क्लास चल रही है, तो मेरे को रहने की व्यवस्था हो चुकी है, खाने की व्यवस्था हो चुकी है, 25-50 हज़ार रेंट आएगा, तो मेरी आगे की जीवन की व्यवस्था हो चुकी है। भोजन की तो हो गई कि मैं हर महीने भोजन कर लूंगा, कपड़ा खरीद लूंगा, कपड़ा जूता रोटी कपड़ा मकान छत गाड़ी ये सब आ गया। अब मैं क्या चाहूंगा, अब दूसरी बहुत जोरदार होती है। अब ये वाली मुझको मोटिवेट नहीं कर रही है, अब मुझको दूसरी मोटिवेट कर रही है। दूसरी होती है सुरक्षा आवश्यकता, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी नीड। अभी सिक्योरिटी नीड क्या है, आपके ऊपर भी यही होगा। जब आपकी तनख्वाह चालू हो जाएगी ना 50,000 60,000, आप बोलेंगे अच्छा पैसे वैसे तो आ गए, ठीक है। फिर आपके मन में क्या ख्याल आएगा मालूम, कि अरे यार कल को मैं बीमार हो गया तो, अरे मुझको भगवान ना करे हार्ट अटैक ही आ गया तो क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा का क्या होगा। मतलब आप उनकी टेंशन लेने लगते हो कि हाँ यार अभी तो ठीक चल रहा है, अभी तो सैलरी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, रेंट भी जा रहा है, मगर यदि मैं कल को बीमार हो गया या मुझको हार्ट अटैक आ गया, अरे कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ गया, प्राकृतिक आपदा बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। तो उसको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कैसे मिलती है? अरे सिक्योरिटी के लिए आपके अपने अपने मम्मी पापा से पूछना, उन लोगों ने आपका लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है सबका। हमारा आपका आयुष्मान भारत में हो या किसी और प्लान में हो, LIC में हो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है ना। तो ये जो बीमा वगैरह होते हैं, बीमा, उससे हमको क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो, क्षति से बचाओ। क्षति मतलब किसी भी प्रकार की डिजास्टर नहीं आ जाए हमारे ऊपर, आपदा नहीं आ जाए, क्षति से बचाओ, क्षति से सुरक्षा चाहता है। सो कौन सी क्षति सर, शारीरिक क्षति से चाहता है या मानसिक क्षति से? मतलब किसी भी प्रकार की क्षति हो, फिजिकल हो मेंटल हो, किसी प्रकार का कोई भी क्षति हमको परेशान करेगी तो हम इससे कैसे सिक्योर होंगे। तो सुरक्षा के लिए क्या क्या हो सकता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेवानिवृत्ति। जब आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा कैसे मिलेगी? पटवारी की नौकरी में आपको मालूम है कि जब मैं रिटायर हूंगा तो भी पैसा मिलेगा, मतलब वो रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो आपको सुरक्षा दे रही है। इसके क्या क्या रास्ते हैं देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, इसको बोलते हैं हिंदी में सेवानिवृत्ति। रिटायरमेंट को बोलते हैं हिंदी वाले याद रखेंगे सेवानिवृत्ति की योजना, सेवानिवृत्ति की योजना। दूसरी बात पेंशन, मुझको पेंशन मिलेगी कि नहीं, कल को नौकरी चली जाएगी तो क्या मुझको पेंशन मिलेगी? कल को मैं नहीं रहूंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, पुलिस में हूं मैं, TI हूं, मुझको कोई गोली मार देगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, मैं आर्मी में हूं, शहीद हो जाऊंगा देश के लिए, तो फिर क्या होगा, मुझको सिक्योरिटी चाहिए मेरे परिवार वालों की, मेरे बच्चों की। तो पेंशन भी सिक्योर कर रही है आपको जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो भी सिक्योर कर रही है। यदि आप प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, सीधा सा उदाहरण, अभी आपने देखा होगा पटवारी में MBA वाले, B.Ed वाले, अच्छे पढ़े लिखे बड़े लोगों ने फॉर्म भरा है। मतलब जो ऑलरेडी 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, वो भी फॉर्म डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो प्राइवेट जॉब में है। और प्राइवेट जॉब का आपको मालूम है कि आज है, कल हो सकता है कि आप 35, 40, 50 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और कल दूसरा आया, उसने बोला 25 में करूंगा, आपको भगा दिया जाएगा। मतलब उसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो आप सरकारी की तरफ क्यों जा रहे हैं? पटवारी की तरफ जा इसलिए रहे हैं कि इसमें एक बार नौकरी लग गई तो नौकरी जाने वाली नहीं है, पक्की है, ठीक है ना। फिर चाहे कोरोना आ जाए, चाहे आपातकाल लग जाए। तो मैं इसको लिखता हूं पद की स्थिरता। पद की स्थिरता मतलब समझ लेना, पद भी स्थिर रहे, स्थिरता, पद की स्थिरता। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं आय की स्थिरता, आय की स्थिरता। स्थिरता का मतलब बताता हूं, आय की स्थिरता मतलब इनकम की स्थिरता। जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है दिवाली बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, मेरी चीजें खरीदना बिकना बंद हो जाए तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। मगर एक फिक्स इनकम बनाने की बात अलग है। जैसे आपने एक मकान बना दिया, अब रेंट आता है आपके यहाँ 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, तो अब वो फिक्स है, क्योंकि रेंट वाली इनकम को फिक्स ही माना जाता है, ठीक है ना। तो या आपने कहीं जमीन खरीद ली, बहुत बड़ी जमीन है आपकी, उसको आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं और ठेके में दे दिया कि हमको इतने पैसे देना, आप ही करो, किसानों
मुसलमानों को, तो आपकी फिक्स इनकम है। मतलब जो आपकी इनकम होना चाहिए ना वो स्टेबल होना चाहिए, हिलने डुलने वाली नहीं कि कभी तो खूब अमीर बन जाता है, कार खरीद लेता है, कभी कार बेच के बाइक पे आ जाता है, कभी बाइक भी नहीं रहती इसके पास, ठीक है ना। तो आपकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा किससे होती है? जब आपको पेंशन की अच्छी व्यवस्था मिल जाए, आपकी पोस्ट में आपको परमानेंट हो जाए, आपको मालूम है कि मैं परमानेंट हो चुका हूं, पोस्ट कहीं नहीं जाएगी, आपकी जो इनकम है वो परमानेंट हो जाए कि मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरे घर पे 50,000 रुपए मेरी मम्मी के पास आएंगे, मेरी बीवी के पास आएंगे या मेरे भाई के पास आएंगे। दूसरी बात सेवानिवृत्ति, मतलब कल को मैं रिटायर भी हो जाऊंगा, शहीद भी हो जाऊंगा देश के लिए, तो भी कुछ ना कुछ देश की तरफ से मेरे परिवार वालों को मिलेगा। अब दो चीज आ गई, पहले आपने सोचा रोटी कपड़ा मकान हो जाए, हो गया, भगवान ने आपको दे दिया, फिर आपकी लालच बढ़ गई, फिर आप काय पे आ गए? सुरक्षा पे, कि मैं मेरे परिवार को सिक्योर कर लूं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति। चलो भगवान ने आपकी ये भी सुन ली, भगवान ने आपकी ये भी सुन ली। अब आपको इससे सिक्योर हो गए, मतलब आपने 4 बंगले 4 मकान बना दिए, हॉस्टल चारों में से रेंट आ रहा है, मेरी खेती है, मेरा फार्म हाउस है, मेरी एक फैक्ट्री है, सब दूर से आ रहा, फिक्स इनकम भी है, कुछ पैसे मैंने बैंक में रख दिए, एफडी करा दी 20-50 लाख रुपए की, उससे ब्याज आ जाता है मेरे यहाँ 50,000, तो मतलब ये फिक्स इनकम है, वो तो कहीं जाएगा नहीं जो बैंक में रखा है, ठीक है ना। अब बात करूंगा तीसरे नंबर की। अब भैया जब आप सिक्योर भी हो गए, जब इंसान पहले इस पर करता है तो ये उसको मोटिवेट करती है, फिर इसके लिए करता है, जब ये पूरी हो जाती है तो ये जो सुरक्षा वाली नीड है, सिक्योरिटी वाली, ये अब उसको मोटिवेट नहीं करेगी, अब उसको तीसरी चीज मोटिवेट करेगी। तीसरी चीज कहां जाएगा? देखो तीसरी चीज में वो सामाजिक जाएगा, सामाजिक नीड होती है उसकी, सामाजिक आवश्यकता। कैसी आवश्यकता? सामाजिक आवश्यकता। इसको आप संबंध भी बोल सकते हैं, संबंध, संबंध इन रिलेशनशिप, मतलब उसके जीवन में सिक्योरिटी इकोनॉमिकल तो आ गई, अब वो चाहता है मेरे अच्छे दोस्त हों, मेरा एक दोस्तों का ग्रुप हो, उनके साथ में घूमने जाऊं, अपनी बातें शेयर करूं, मेरा परिवार बहुत अच्छा हो, मैं मेरी मम्मी पापा फैमिली के साथ बैठूं, 1-2 घंटे उनके साथ चर्चा करूं मेरी वाइफ से। तो आप परिवार में संबंधों की खुशी लेते हैं, आप संबंधों को एहसास करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। मतलब पैसा आपके पास आ गया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, तो लिख देता हूं क्या क्या इफेक्ट करता है इसमें। इसमें मित्रता दोस्ती इफेक्ट करता है, इसमें परिवार इफेक्ट करता है, इसमें प्रेम इफेक्ट करता है, और इन सभी संबंधों का आप क्या करते हैं? इन संबंधों से आप मोटिवेट होते हैं। इन संबंधों से मतलब परिवार में आप मोटिवेशन लेंगे अपना, पर जरूरी नहीं परिवार, आपके दोस्त हो, आपका कोई सोशल ग्रुप हो, कोई सामाजिक ग्रुप हो, आप वहां पर आनंद प्राप्त करते हैं। सामाजिक ग्रुप, इसलिए इसको क्या बोल जाता है? सामाजिक ग्रुप। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? संबंध आवश्यकता बोलते हैं। संबंध मतलब व्यक्ति अपनों के साथ जो संबंधित होता है उस संबंध का एहसास करता है, और वो जो संबंध का एहसास है वही उसको क्या करता है? मोटिवेट करता रहता है। ये यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ये तो हमने घर की बात करी। यदि किसी संस्था में कर्मचारी काम करने जा रहा है, सैलरी मिल गई, शारीरिक कंप्लीट हो गई, सुरक्षा मिल गई, हाँ बेटा तू परमानेंट हो गया, तेरे को पेंशन, फिर उसके बाद वो सोचता है ठीक है जो संस्था है, जैसे मैं रिलायंस में काम कर रहा हूँ, एक अच्छा मैनेजर हूँ, अच्छी पोस्ट पे हूँ, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो मेरा संस्था से भी क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। संस्था के जो लोग रहेंगे उनसे मेरा रिलेशन बन जाएगा। और शर्मा जी और वर्मा जी, अरे हम तो पुराने दोस्त थे, 8 साल से हम एक ही कंपनी में, अरे ये संस्था तो मेरी है, अरे ये तो मेरी कंपनी है। कंपनी से अपनत्व की भावना आ जाती है, जुड़ाव आ जाता है। तो लिख सकता हूं यहां पर संस्था से जुड़ाव, संस्था से जुड़ाव भी इसी स्टेज में आ रहा है। संस्था से जुड़ाव मतलब वो संस्था से जुड़ने के लिए काम कर रहा है कि मैं संस्था से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करूंगा तो उसका ज्यादा परफॉर्मेंस रहेगा। इसके बाद क्या होता है? सामाजिक के बाद आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, अब ये आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब आपका स्टेटस। देखिए चौथे नंबर पे, अब वो मित्र प्रेम, सबसे खुश है, सब कुछ है, उसके पास अच्छा परिवार है, अच्छा सोशल ग्रुप है, उसके पास दोस्त है। अब वो क्या करेगा? अब उसको लगेगा अरे यार समाज में, बड़े समाज में मेरा नाम हो, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाऊं तो लोग बोले अरे भैया जी आ गए, भैया जी मुझको लेने आए, मैं अतिथि बनूं, मेरा पेपर में फोटो आए, मैं वायरल हो जाऊं यूट्यूब पर। ये सब क्या है? ये सब सम्मान। जब उसके पास पैसा अच्छा आ जाता है तो व्यक्ति सम्मान, आत्मसम्मान के लिए करता है। ये इसकी प्रतिष्ठा है, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा उसका स्टेटस की बात करता है। अब इसमें भी 2 शब्द को आप याद रख सकते हैं, एक होती उपलब्धि, उपलब्धि, और एक होती पहचान। पहचान मतलब वो क्या चाहता है? वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो पहचान एक ऐसी बनाना चाहता है कि लोग उसको दूर दूर तक जाने। और उपलब्धि का मतलब क्या होता है बेटा? 2 शब्द याद रखना, एक होता है प्राप्ति और एक होता है उपलब्धि। कोई आपसे पूछे प्राप्ति और उपलब्धि में अंतर, तो आप बोलेंगे कि जो लगभग हमारे आसपास उपलब्धि, जो जैसे हमारी गली में 4 लोग पटवारी हैं, मेरे पीछे वाला घर पटवारी है, मेरे पास में पटवारी है, मेरी गली में 4-5 स्टूडेंट हैं, सब मेरे स्टूडेंट हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं। तो यदि मैं भी एसआई बन जाऊं, मान लो मेरे 48 एसआई हैं, मेरे सब इंस्पेक्टर हैं 48 पूरे मध्य प्रदेश में, यदि मैं भी सब इंस्पेक्टर बन जाऊं तो ये मेरी प्राप्ति है। कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया, कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि मेरे जैसे कई लोगों ने कर चुका है। मगर मैं यदि एमपी में पीएससी में टॉप कर जाऊं, टॉप में पहला नाम मेरा आ जाए डिप्टी कलेक्टर पे, तो फिर ये मेरी अचीवमेंट है। व्हाट इज अचीवमेंट? ये
उपलब्धि। उपलब्धि क्या होती है? जो कुछ विशेष काम आप करते हो सबसे हटके, जो आसपास किसी ने ना किया हो, वो विशेष हो जाता है तो उपलब्धि। तो यहाँ पर पहचान और उपलब्धि इसलिए लिख रहे हैं कि ये सब इसी का पार्ट है, आत्मसम्मान का। यदि कोई आदमी अचीवमेंट ले लेता है या फिर उपलब्धि ले लेता है तो उसकी कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसका आदर सत्कार बढ़ता है। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? सबसे लास्ट सबसे खतरनाक है, इसको बोलते हैं आत्म वास्तविकरण। वास्तविकरण ये होता क्या है? बहुत अच्छा शब्द है, इंग्लिश में याद रखेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये बहुत अलग स्थिति है। ये वो स्थिति बेटा कि तेरे पास सब कुछ आ गया, शुरू से देख ले, तेरे पास सरकारी नौकरी आई, रोटी कपड़ा मकान, तेरा अच्छा सिक्योर हो गया, 4 बंगले 4 मकान, सब कुछ सिक्योर, सबकी लाइफ इंश्योरेंस, सबके पास अच्छी पॉलिसी है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाखों रुपए रेंट आ रहा है। उसके बाद सामाजिक संबंध, तेरे परिवार में सब दूर तू संबंधों का पूरा एहसास कर रहा है और संबंधों को एंजॉय कर रहा है, वहां पर भी तू पूरा सेटिस्फाई है। उसके बाद आत्मसम्मान, लोग तुझको जानने लगे, तू विधायक बन गया, तू मंत्री बन गया, अरे छोड़ तो मुख्यमंत्री का चीफ मिनिस्टर बन जा, शिवराज सिंह चौहान, तो भी तू इस नंबर पर है, चौथे पे। अभी 5वें पे कोई नहीं गया, 5वें। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो भी इस पे है। हर व्यक्ति का स्तर अलग होता है। एक गरीब आदमी के लिए यहां पर स्तर बहुत पहले ही वो आत्मसम्मान को महसूस कर लेता है, अरे मैं गरीब हूं, सब्जी का ठेला लगाता हूं, पूरी गली में मुझको सम्मानित किया गया। अब एक गरीब सब्जी के ठेले वाले को सम्मान करोगे छोटे से स्कूल में, कॉलेज में, तो वो कितना बोलेगा, अरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण है, ठीक है ना। मगर किसी विधायक को लाके गली में बोलोगे तो वो आएगा ही नहीं, आपके यहाँ बड़े प्रोग्राम में आएगा। तो सबका स्टेटस अलग अलग है, मगर सबकी आवश्यकता ऐसी होती है, पहले फिजिकल, पहले सिक्योर। दूसरी बात, आप किसी बहुत बड़े रईस के बेटे हैं, बहुत पैसा आपके पापा के पास, तो आपको फिजिकल के लिए कुछ करना है क्या? नहीं। फिजिकल नीड तो आपके पापा ने पूरी कर दी है, सिक्योरिटी आपके पापा ने पूरी कर दी है, तो आप ऊपर ऊपर की बात करते हो। इसलिए ये जो नीचे की 3 है, नीचे की 3 है ना, इनको बोलता है कि ये तीनों जो हैं ये क्लासिकल हैं, ये इकोनॉमिकल ज्यादा हैं, और ऊपर की 2 यहां पर पैसे का कोई प्रभाव नहीं है। ऊपर पैसे का कोई प्रभाव, इतना पैसा है कि उसको जितना चाहिए उतना है, उसका परिवार 7 जन्म तक खा सकता है, इतना पैसा है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी आते हैं। और नरेंद्र मोदी जी कब आते हैं आपको बता दें, जब व्यक्ति अपने आप में ही खुद को ही ढूंढने लगे। सीधी सी बात करते हैं कि एक लाइन है कि आध्यात्म मतलब भगवान की पूजा करना या मन लगाना धर्म में, भगवान में, ईश्वर में, गॉड में, नेचर में। तो आध्यात्म का बस इतना सा फसाना है, सबकी शरण में घूम के खुद की शरण में आना है। मतलब खुद में ही भगवान है, खुद में ही ढूंढो, बहुत कुछ है, अपने अंदर बहुत कुछ है। तो यहां पर मोदी जी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़े थे और उसके बाद रिजल्ट आने वाला था, तब केदारनाथ में जाकर 4, 5, 6 घंटे जो भी किया था, मौन साधना की थी मोदी जी ने। अब बताओ कि सामने वाला प्रधानमंत्री है, उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, फिर भी जाकर भगवान के पास पूरे बिल्कुल एकाग्र मन से 6 घंटे बैठना, ये क्या है? ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसमें उनको शांति मिल रही है। वहां पर पैसा, समाज, सुरक्षा कुछ भी नहीं, वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, उन्होंने फोटो खिंचाने के लिए नहीं किया है, वो तो कैमरामैन है, प्रधानमंत्री तो उन्होंने फोटो खींच लिया। और कांग्रेस ने उसका विरोध भी किया कि मोदी जी जब योग कर रहे हैं 6 घंटे से, तो फिर प्रेस वालों को क्यों बुला रहे हैं, फोटो क्यों दे रहे हैं? तो भैया प्रेस वालों को उन्होंने बुलाया नहीं, एक प्रधानमंत्री जो भी काम करेगा वो तो फोटो वाले कवर कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आदमी क्या करता है, आदमी उसके अंदर, अपने अंदर झांक के देखता है और ये देखता है कि मैं और क्या कर सकता हूं इससे बड़ा काम। मतलब अपनी अंदर की जो क्षमता है उसके हाईएस्ट लेवल पर सोचता है, अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करता है। कहां पर? आत्म वास्तविकरण में। लिख देता हूं, स्वयं की, ये हमारी किस्मत में आगे चल के आएगा, स्वयं की क्षमताओं का पूरा प्रयोग करने के लिए प्रयास करता है कि मैं और इससे बड़ा काम क्या कर जाऊं जिससे मेरा ये जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। यहाँ पर वो पैसे का नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा जीवन जो था, क्योंकि बुढ़ापा भी आ जाता है, यहाँ तक बुढ़ापा आ जाता है, तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे जो ईश्वर ने, श्री हरि विष्णु ने, गॉड ने मुझको जो जीवन दिया है, मैं इस जीवन को आखिरी के क्षणों में और कैसे मैं इसको सार्थक बना सकता हूँ। और जीवन को सार्थक एक ही प्रकार से बनाया जा सकता है, जब आप किसी अन्य लोगों के काम आए, जब आप किसी के काम आते हैं, वही जीवन की सार्थकता
है और वही आत्म वास्तविकरण है, ठीक है ना। वास्तविकरण मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो याद रखेंगे ये अब्राहम मैस्लो महोदय ने दिया था। पहले वाले को बोलते हैं फिजिकल नीड, दूसरे को बोलते हैं सिक्योरिटी नीड, तीसरे को बोलते हैं सोशल नीड या रिलेशन भी बोल सकता है, संबंध, चौथे को बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्म सम्मान, और पांचवे को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये था अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का पद सोपान। ये बोलते हैं कि एक फैक्टर पूरा होने के बाद दूसरा फैक्टर मोटिवेशन देता है, और जो